उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मार्टी ने जवाब देते हुए कहा, ओके, मैं तुम्हारे लिए मजीद शराब मंगवाता हूँ, तुम थके हुए लग रहे हो। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बोतल उठाई और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और बोतल पूरी कुव्वत से कुर्सी पर बैठे मार्टी के सर पर लगी और छन्नाके से टूट गई। मार्टी ओ की आवाज़ निकालकर कुर्सी से नीचे फर्श पर गिरा और साकित हो गया। तनवीर ने जेब से रस्सी का एक गुच्छा निकाला और मार्टी के बाजू उसके अकब में करके बांधने के बाद उसने उसकी दोनों पिंडलियां भी उसके बाकी हिस्से से बांधी और फिर उससे उठाकर उसने कुर्सी पर डाल दिया। सफदर खामोश बैठा हुआ था। तनवीर ने उसे कुर्सी पर डालते ही पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारा और फिर उसका बाजू किसी मशीन की सी तेजी से चलने लगा। चौथे थप्पड़ पर मार्टी ने चीखते हुए आंखें खोली और एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे होने की वजह से वो उठ ना सका। तनवीर ने इत्मीनान से कूट की इंदरूनी जेब से तेज खंजर निकाला और इसके साथ ही उसने एक हाथ मार्टी के मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसने उसकी पेशानी की आधी से ज्यादा खाल खंजर की एक तेज हरकत से इस तरह उड़ा दी जैसे कासाई इंतहाई महारत से बकरे की खाल उतारता है। मार्टी का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया। तनवीर ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। अगर तुम्हारे मुंह से चीख निकली तो एक लम्हे में गर्दन काट दूंगा, तनवीर ने हाथ उठाते हुए गुर्रा कर कहा और मार्टी का चीख मारने के लिए खुलता हुआ मुंह एक झटके से बंद हो गया। अलबत्ता उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत को कंट्रोल करने की वजह से और ज्यादा बिगड़ गया था। बोलो, कहाँ है राठौर? और सुनो, अगर तुमने गलत बयानी से काम लिया तो जिस्म की सारी हड्डियां तोड़कर सड़क पर फेंक दूंगा। बोलो। तनवीर का लहजा इस कदर सख्त था कि मार्टी का जिस्म नुमाया तौर पर कांपने लग गया। वो थंडरबॉल में मौजूद है, नीचे तहखानों में। मार्टी ने बुरी तरह कांपते हुए लहजे में कहा, उसका फ़ोन नंबर बताओ। तनवीर ने उस तरह सर्द लहजे में कहा तो मार्टी ने जल्दी से एक फ़ोन नंबर बता दिया। तनवीर ने खंजर जेब में डाला और फिर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। सुनो, मैं तुम्हारा बताया हुआ नंबर डायल कर रहा हूँ। अगर तुमने गलत बयानी की है तो अब भी वक्त है, बता दो, वरना फिर तुम्हारी एक हड्डी भी सलामत ना रहेगी। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने दुरुस्त बताया और बात तय हो गई तो तुम्हारा कमीशन भी तुम्हें मिलेगा। बोलो, मिलाऊं नंबर? तनवीर ने तेज लहजे में कहा, मैंने नंबर दुरुस्त बताया है, जो बात करे उससे कहना कि ईस्ट वेस्ट बात करना चाहता है। वो पूछेगा किससे तो तुम कहना ईस्ट नॉर्थ से, और राठौर से बात करा दी जाएगी। मार्टी ने जल्दी से कहा और तनवीर ने बजाय नंबर डायल करने के रिसीवर वापस कॉरिडोर पर रख दिया और उसके साथ ही उसका हाथ पूरी कुव्वत से घुमा और मार्टी की कनपट्टी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पड़ा और एक ही ज़रब से मार्टी की गर्दन ढलक गई। अब तनवीर ने रिसीवर दोबारा उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, थंडरबॉल। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी करख्त आवाज़ सुनाई दी। ईस्ट वेस्ट बात करना चाहता है, तनवीर ने सपाट लहजे में कहा। किससे? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। ईस्ट नॉर्थ से, तनवीर ने उसी तरह सपाट लहजे में कहा। ओके, होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक चीखती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? बोलने वाले का लहजा बता रहा था जैसे वो शदीद गुस्से में बात कर रहा है। मेरा नाम मार्टिन है और मैं सोक सेंटर के मार्टी का दोस्त हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम मौजूद है। मुआवजा मुकम्मल और कैश मिलेगा, 60 लाख रुपए। पार्टी मेरे साथ है। मार्टी ने मुझे बताया है कि तुम एक हफ्ते तक मसरूफ़ हो। मैंने सोचा कि खुद बात कर लूँ। बोलो, काम लेना चाहते हो या किसी और से बात कर ली जाए? तनवीर ने उसी तरह स्पाट लहजे में कहा। काम क्या है? दूसरी तरफ से इस बार कदरे नरम लहजे में पूछा गया। जाहिर है तुम एक ही काम कर सकते हो। मार्टी ने तुम्हारी जिस कदर तारीफ की है उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम ले लो, वरना तो तुम जानते हो दारुल हुकूमत में एक से एक बड़ा कातिल पड़ा हुआ है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने आदमी आओगे? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं और पार्टी जो एक आदमी पर मुश्तमिल है, तनवीर ने जवाब दिया। ओके, आ जाओ, रकम साथ ले आना और आधे घंटे के अंदर पहुंच जाओ। थंडरपाल के काउंटर पर स्पेशल पार्टी के अल्फाज काउंटर मैन से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, हम आ रहे हैं, तनवीर ने कहा और रिसीवर रख दिया। वेरी गुड तनवीर, तुमने वाकई ही काम कर दिखाया है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द काम निपट जाए, लेकिन अब इस मार्टी का क्या किया जाए? फिनिश कर दूं? तनवीर ने कहा, जाहिर है, वरना ये किसी भी वक्त छुप कर तुम पर वार कर सकता है। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, बाद में सही, हम असल चेहरों में हैं, इसलिए ये लोग हमारे गले पड़ जाएंगे। ये बेचारा तो छोटी सी मछली है, कहीं भी उसके सीने पे गोली मार दी जा सकती है।
البتہ اپنی رسی کھول لیتا ہوں، تنویر نے کہا اور پھر اس نے رسی کھول کر اسے لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اس کے پیچھے تھا۔ ہمارا ساتھی کمرے میں موجود ہے، جب وقت ختم ہوگا وہ چلا جائے گا، اس وقت تک اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تنویر نے گیٹ سے گزرتے ہوئے وہاں موجود مسلح محافظوں سے کہا اور ان کے اسباب میں سر ہلانے پر وہ دونوں تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شہر کے شمال مغربی حصے میں واقع تھنڈر بال نامی کلب کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ تھنڈر بال کلب خاصی بڑی عمارت تھی۔ یہ کلب جرائم پیشہ افراد کی جنت کہلاتا تھا، کیونکہ یہاں ہر قسم کی منشیات اور شراب نیچے تہخانوں میں ملی جاتی تھی۔ حال تقریباً بھرا ہوا تھا، لیکن یہاں طوائف ٹائپ عورتوں کی اکثریت تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے، جہاں ایک پہلوان نما گنڈا کھڑا بڑی کینہ طور نظروں سے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اسپیشل پارٹی، تنویر نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں کہا اور کاؤنٹر مین بے اختیار چونک پڑا۔ اوکے، کاؤنٹر مین نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک طرف کھڑے ہوئے مسلح نوجوان کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اسپیشل پارٹی کو اسپیشل روم تک پہنچا دو، کاؤنٹر مین نے اس آدمی کے قریب آنے پر کہا۔ آؤ، اس آدمی نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بائیں طرف جاتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری آخر میں جا کر بند ہو گئی تھی، لیکن آخر میں ایک دروازہ تھا۔ اس آدمی نے دروازہ کھولا اور ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور ان کے اندر داخل ہونے پر وہ خود بھی اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر سائڈ پر موجود سوئچ پینل میں سے ایک بٹن دبایا۔ دوسرے لمحے وہ چھوٹا سا کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترنے لگا۔ کافی گہرائی میں جا کر وہ رکا تو اس آدمی نے دروازہ کھولا اور اب وہ ایک اور راہداری میں تھے، جس کے آخر میں لوہے کا ایک بھاری دروازہ تھا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی دروازے کے درمیان ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس میں دو آنکھیں جھانکتی ہوئی دکھائی دیں۔ اسپیشل پارٹی، ساتھ آنے والے نے کہا تو آنکھیں غائب ہو گئیں اور کھڑکی بند کر دی گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ جاؤ، اس آدمی نے کہا اور خود واپس مڑ گیا۔ تنویر اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک مشین گن سے مسلح آدمی کھڑا تھا اور تنگ سی راہداری آگے جا کر ایک دروازے پر ختم ہو جاتی تھی۔ سیدھے چلے جاؤ، کمرے میں باس موجود ہیں، اس آدمی نے کہا اور تنویر اور صفدر تیز تیز قدم اٹھاتے سامنے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا، جس کے درمیان ایک صوفے پر ایک لمبے قد اور چست بدن کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کو طوطے جیسی ناک آگے کو کافی مڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی اور چہرہ زخموں کے چھوٹے بڑے نشانات سے اس طرح بھرا ہوا تھا جیسے کسی اناڑی مصور نے چہرے پر پھول بتیاں اور حشرات الارض کی تصویریں بنانے کی ناکام کوشش کی ہو۔ بحالت مجموعی اس کا چہرہ خاصا برا نظر آتا تھا۔ صوفے کے پیچھے دو مشین گنوں سے مسلح آدمی بڑے چکنے انداز میں کھڑے تھے۔ آؤ آؤ، صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے، جو یقیناً راٹھور تھا، بڑے کرہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام راٹھور ہے؟ تنویر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، تم اس وقت راٹھور کے سامنے موجود ہو، بیٹھو اور کام کی بات کرو، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، راٹھور نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس بھی وقت بے حد کم ہے، تنویر نے اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی راٹھور کی عقب میں کھڑے دونوں مشین گن بردار چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ کیا مطلب؟ راٹھور بے اختیار بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی انتہائی حیرت انگیز تیزی سے اس نے سائیڈ سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ ٹھک کی آواز سنائی دی اور وہ بے اختیار ہاتھ جھٹکنے لگا۔ یہ گولی صفدر کے سائلنسر لگے ریوالور سے چلی تھی۔ دوسری طرف منہ کر لو راٹھور، ورنہ میں ٹریگر دبانے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کروں گا، تنویر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ تم ہو کون اور تم نے یہ جرأت کیسے کی؟ راٹھور نے بجائے دوسری طرف منہ کرنے کے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی اس کا دایاں کان جڑ سے غائب ہو گیا اور ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ ٹھک کی آواز سے اس کا بایاں کان بھی غائب ہو گیا۔ منہ دوسری طرف کرو ورنہ، تنویر نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، اور اس بار دونوں کانوں کی جگہ سے خون بہتا ہوا راٹھور تیزی سے دوسری طرف کو مڑا اور ایک لخت صفدر، جو اس دوران ریوالور کو نال سے پکڑ چکا تھا، بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور ریوالور کا بھاری دستہ پوری قوت سے راٹھور کی کھوپڑی پر پڑا، مگر راٹھور نہ جانے آگے کی طرف جھکنے کے خلاف موقع یکلخت نیچے بیٹھا اور اس نے شاید یہ حرکت صوفہ اچھالنے کے لیے کی تھی کہ تنویر کی لات اس کی کمر پر پوری قوت سے پڑی اور وہ چیختا ہوا صوفے سمیت فرش پر اوندھے منہ گر گیا۔ پھر تو جیسے تنویر کی دونوں لاتوں میں مشین فٹ ہو گئی اور 3-4 بھرپور ضربیں کھانے کے بعد وہ آخر کار فرش پر تڑپتا ہوا راٹھور کا جسم ساکت ہو گیا۔
तनवीर ने बड़े एतमीनान से जेब से वही रस्सी निकाली जिसे उसने माटी को बांधा था और वो झुककर राठौर के बाजू उसके उकब में करके बांधने लगा, जबकि सफदर तेजी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जब तनवीर ने राठौर को अच्छी तरह बांधकर उठाकर सोफे पर डाला, सफदर वापस कमरे में आया। मैंने दरवाजे पर मौजूद आदमी का खात्मा करके दरवाज़ा लॉक कर दिया है, सफदर ने कहा और तनवीर ने इस्बात में सर हिलाते हुए जेब से वही खंजर निकाला जिस पर अभी तक माटी की पेशानी से निकलने वाले खून की हल्की सी तह मौजूद थी, और पूरी कुव्वत से इसने खंजर सोफे पर बेहोश पड़े हुए राठौर की रान में घोंप दिया। राठौर का जिस्म तड़पा जरूर, लेकिन वो होश में ना आया था। तनवीर ने एक झटके से खंजर खींचा और दूसरी बार फिर घोंप दिया। इसके साथ ही राठौर के चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के आसार उभर आए और इसकी आंखें खुल गई। बोलो, जाली करेंसी कौन फैला रहा है दारुल हुकूमत में? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही उसका हाथ घूमा और तेज धार खंजर राठौर के बाजू में दस्ते तक उतर गया। बोलो बोलो, तनवीर ने दहशत ज़दा लहजे में कहा और एक झटके से खंजर खींचकर उसने उसके दूसरे बाजू में उतार दिया। राठौर के हलक से अब तेज चीखें निकलने लगी थी। चीखने से मेरा हाथ नहीं रुकेगा राठौर, बोलने से रुकेगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा और खंजर उसने एक बार फिर पहले वाले बाजू के जख्म में उतार दिया। मैं नहीं जानता, राठौर के मुंह से निकला ही था कि तनवीर का बाजू घुमा और इस बार राठौर के हलक से इस कदर भयानक चीख निकली कि कमरा गूंज उठा। तनवीर ने खंजर की नोक उसकी दाएं आंख में इंतहाई बेदर्दी से घोंप दी और राठौर चीख मारकर बेहोश हो गया। तनवीर ने खंजर खींचकर बाएं हाथ में पकड़ा और दाएं हाथ से पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर राठौर चीखता हुआ होश में आ गया। उसके मुंह से इस तरह मुसलसल चीखें निकलने लगी थी जैसे चीखों का कोई टेप चल पड़ा हो। बोलो, वरना इस बार दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, बोलो, तनवीर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। घूस घूस, राठौर ने डूबते हुए लहजे में कहा। कौन घूस? पूरी तफसील बताओ, तनवीर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो काफिरिस्तान का आदमी है, हफ्ते में एक बार आता है, आज उसकी आमद है, वो तारान जजीरे पर आता है, मैं वहाँ से जाकर उससे जाली करेंसी ले आता हूँ और फिर अपने आदमियों के जरिए उसे फैलाता हूँ। राठौर ने इस बार जल्दी जल्दी बताते हुए कहा। इसका हुलिया, कदोकामत, इसके आने का वक्त और तुम्हारे इससे मिलने और कोड वगैरह सब बता दो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। बोलो बोलो, वरना, तनवीर ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने खून आलूद खंजर की नोक उसकी इकलौती जिंदा आंख के सामने इस तरह करती जैसे एक लम्हे बाद खंजर की नोक उसकी आंख में घुस जाएगी। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, तुम इंतहाई सफाक आदमी हो, बताता हूँ मैं, इस बार राठौर ने कतरे खौफजदा लहजे में कहा। तमहीद मत बांधो, बोलते जाओ, तनवीर ने गुर्राते हुए उसे कहा। कूच लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी है, नीले रंग का सूट पहनता है, उसके कोट के कॉलर पर खूंखार मगरमच्छ का स्टिकर लगा हुआ होता है। वो ना जाने किस तरह जजीरे पर पहुंच जाता है। उसके साथ 10 मुसल्लह अफराद होते हैं और जाली करेंसी के बड़े बड़े 10 थैले, और मुझसे पिछले हफ्ते की रिपोर्ट लेता है और फिर खुद ही उसकी तस्दीक करता है कि मैंने सच कहा है। फिर वो जाली करेंसी के थैले और मुआवजे में असली करेंसी का बड़ा थैला मेरे हवाले करके मुझे आइंदा हफ्ते की कारकर्दगी के लिए बाकायदा हदायत देता है। मैं 14 नंबर की मोटर लॉन्च पर वहाँ जाता हूँ और फिर समंदर के अंदर जाकर मैं लॉन्च पर एक मखसूस झंडा लगा देता हूँ जिस पर वही मगरमच्छ बना होता है। ये झंडा अभी इसी ने दिया है। फिर मैं लॉन्च जजीरे के मशरकी सिमत पर रोकता हूँ और जजीरे पर पहुंच जाता हूँ। वहाँ उसके 2 मुसल्लह अफराद मेरा इस्तकबाल करते हैं। जजीरे के दरमियान में एक बड़ा सा कैबिन बना हुआ है, वो मुझे इस कैबिन में ले जाते हैं और बातचीत के बाद इसके आदमी थैले मेरे लॉन्च में पहुंचा देते हैं और मैं लॉन्च घाट पर ले जाने की बजाय मुछेरों की बस्ती में ले जाता हूँ। जहाँ मेरे आदमी मौजूद होते हैं, मैं जाली करेंसी उनमें तकसीम करके उन्हें हदायत दे देता हूँ और असली करेंसी लेकर यहाँ आ जाता हूँ। हर हफ्ते सोमवार को शाम 5 बजे मुझे वहाँ जाना होता है। राठौर ने पूरी तफसील से सारी बात बताते हुए कहा और तनवीर ने होंठ चबाते हुए खंजर उसकी शहरक में उतार दिया और राठौर बुरी तरह तड़पता हुआ सोफे पर गिरा। तनवीर ने एक झटके से खंजर खींचा और उसे उसके लिबास से साफ करके वापस जेब में डाल दिया। ये है झंडा। सफदर जो इस दौरान एक अलमारी की तलाशी ले रहा था, एक छोटा सा झंडा अलमारी से निकालते हुए कहा जो सुर्ख रंग का था, उस पर जर्द रंग का बड़ा खूंखार सा मगरमच्छ बना हुआ था। ओके, आओ 5 बजे हम इस तक पहुंच जाएंगे, तनवीर ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और सफदर ने झंडा लपेट कर जेब में डाला और उसके पीछे चल पड़ा। तनवीर ने वाकई ही हैरत अंगेज तेजी का मुजाहिरा कर रहा था और एक लिहाज से इसने चंद घंटों में ही सारा केस हल कर डाला था। थोड़ी देर बाद वो क्लब से निकलकर अपनी कार तक पहुंच गए और सफदर ने कार तेज रफ्तारी से सड़क पर लाकर उसे दाएं तरफ को मोड़ दिया।
चीफ को रिपोर्ट दे दें। सफदर ने काफ़ी आगे जाकर एक वीरान सी जगह पर साइड पर कार रोकते हुए कहा और तनवीर ने इस्बात में सर हिला दिया। सफदर ने कार में नस्ब ट्रांसमीटर पर एक्सटिव की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर बटन दबा दिया। हेलो हेलो सफदर कॉलिंग ओवर। सफदर ने बटन दबाकर बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। एक्सटिव ओवर। चंद लम्हों बाद एक्सटिव की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और सफदर ने उसे तनवीर की कारकर्दगी की रिपोर्ट तफसील से सुना दी। गुड शो। तनवीर ने वाकई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं मेंबरान से ऐसे ही कारकर्दगी चाहता हूँ ओवर। दूसरी तरफ से एक्सटिव की तहसीन आमेज लहजे में कहा और तनवीर का चेहरा मुसर्रत से खिल पड़ा। अब सफदर चीफ को क्या बताता कि तनवीर की इस हैरत अंगेज कारकर्दगी का असल पस मंजर क्या है। अब सर हम दोनों इस घूस को पकड़ने जा रहे हैं ओवर। सफदर ने कहा तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, घूस गिरफ्तार होकर मर भी चुका है। दूसरी तरफ से चीफ ने जवाब दिया और सफदर और तनवीर दोनों इस तरह बेइख्तियार उछल पड़े जैसे कार की सीट के अंदर मौजूद स्प्रिंग अचानक इंतहाई ताकतवर अंदाज में खुल गए हों और उन्होंने इन दोनों को ऊपर उछाल दिया हो। क्या मतलब बॉस? अभी तो हमने उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल की हैं ओवर। सफदर ने हैरत की शिद्दत से पूरी तरह हकलाते हुए कहा घूस को नेवी वालों ने गिरफ्तार किया, उसकी लाश चेक कर ली गई और फिर जजीरे को घेर लिया गया। नेवी वालों ने समझा कि वो कोई आम सा स्मगलर है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब जाली करेंसी उससे दस्तयाब हुई तो मामला सेंट्रल इंटेलिजेंस को रेफर कर दिया गया, लेकिन घूस ने रास्ते में ही खुदकुशी कर ली। उसके बाकी साथी पहले ही नेवी के साथ मुकाबले में हलाक हो चुके हैं, इसलिए घूस की गिरफ्तारी के बाद उसकी खुदकुशी की वजह से ये मालूम ना हो सकता था कि यहाँ पाकिस्तान में उसके राब्ते कौन से लोगों के साथ हैं और ये मसला तुम दोनों ने हल कर दिया। अब घूस के मुतालिक मज़ीद तहकीकात काफिरिस्तान में सीक्रेट सर्विस के एजेंट करेंगे ओवर। चीफ ने वजाहत करते हुए कहा और सफदर और तनवीर के हैरत से फटी हुई आंखें और सोते हुए चेहरे दोबारा नॉर्मल होने लग गए। उसका मतलब है कि केस खत्म हो गया ओवर। सफदर ने कहा हाँ फिलहाल खत्म हो गया, तुम दोनों वापस जा सकते हो ओवर एंड ऑल। चीफ ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और सफदर और तनवीर दोनों के हलक से बैक वक्त तवील सांस निकल गए। अब क्या प्रोग्राम है तनवीर, तुम्हें फ्लैट छोड़ दूं? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी मर्जी, मेरा प्रोग्राम तो नीलम नगर में तफरीक करने का है, तनवीर ने संजीदा लहजे में कहा। अगर तफरीह ही करनी है तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन चीफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सफदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करते रहो। तनवीर ने बड़े से बेनियाज अंदाज में कांधे उचकाते हुए कहा और सफदर ने एक बार फिर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो सफदर कॉलिंग ओवर। सफदर ने मौदबाना लहजे में कहा एक्सटिव ओवर। चंद लम्हों बाद एक्सटिव की सर्द आवाज़ सुनाई दी। बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं और तनवीर कुछ रोज़ नीलम नगर जाकर तफरी कराएं, सुना है वहाँ का मौसम बेहद अच्छा है ओवर। सफदर ने डरते डरते कहा जा सकते हो, लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर साथ ले लेना ओवर एंड ऑल। चीफ ने उसी तरह स्पॉट लहजे में कहा और राब्ता ख़त्म हो गया। कमाल है, मेरा ख्याल था कि चीफ इतनी आसानी से इजाज़त ना देगा, लेकिन उसने तो इस तरह आसानी से इजाज़त दे दी जैसे वो खुद यही चाहता हो। सफदर ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा इस आसानी से इजाज़त देने से ही पता चलता है कि इमरान किसी सरकारी काम से जूलिया को वहाँ नहीं ले गया, उसे वाकई ही तफरीह के लिए ले गया है और मैं इमरान को इस बार ऐसी तफरीह से रोशनास कराऊंगा कि वो बाकी सारी उम्र तफरीह का नाम लेते हुए भी खौफ खाएगा। तनवीर ने दांत पीसते उस अंदाज में कहा, लेकिन सफदर ने कोई जवाब देने की बजाय कार स्टार्ट की और उसे आगे बढ़ा दिया। जाहिर है वो तनवीर के जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ था और इसलिए तो उसने साथ जाने की पेशकश कर दी थी ताकि तनवीर को मुमकिन हद तक संभाला जा सके। सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और ये नवाब साथी का असल चक्कर क्या है, वरना मैं तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगी। जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में आंखें निकालते हुए कहा। वो अभी अपने कमरे से इमरान के कमरे में आई थी। अच्छा, यानी अभी तक तुम उन्हें अलहदा अलहदा समझती हो? ओह, मैं ही आज तक गलत समझता रहा, इमरान ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा और साथ ही दोनों हाथों से इस तरह सर पकड़ लिया जैसे वो जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार किया हो। उसके चेहरे पर गहरे दुख और मायूसी की शदीद आसार नुमाया हो गए थे। क्या मतलब, किनको अलहदा अलहदा समझती हूँ? जूलिया इमरान के फिक्रे और उसके अंदाज पर बेइख्तियार बौखला कर बोली, अपनी और मेरी जान नातवा को। हालांकि मैं इस खुशफहमी में रहा कि दोनों दरअसल एक ही हैं, लेकिन अब तुम कह रही हो कि एक कर दूंगी, और ये जो आखिर में हरफ गी आता है इस पर मुझे कतई एतमाद नहीं। जब भी सुबह अखबार पढ़ता हूँ हुकूमत की तरफ से यही ऐलानात होते हैं, मुल्क में सनतों का जाल बिछा दिया जाएगा, अमन व अमान कायम किया जाएगा, मुजरमों को खुल खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया किया जाएगा, गरीबों की किस्मत बदली जाएगी, मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा वगैरह वगैरह। यानी गा गे गी 3 हरूफ के अंदर ये सब कुछ होता रहता है और आज 40 साल हो गए ये गा गे गी कभी है नहीं बने।
اس لیے تمہاری یہ بات بھی بس حکومتی دعویٰ ہی ہے کہ جان ایک کر دوں گی، عمران نے بڑے دل شکستہ لہجے میں کہا، اور اس بار جولیا نے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہ جانے عمران نے اس کے دل کی کون سی تاروں کو چھیڑ دیا تھا کہ اس کا سارا غصہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا تھا۔ وہ تو میں محاورتاً بات کر رہی تھی، ورنہ اب کیا کہوں۔ بہرحال یہ نواب زادی کا کیا چکر ہے؟ ابھی باس کا فون آیا، اس نے اسپیشل کورٹ میں کہا ہے کہ میں عمران کے ساتھ نواب زادی رخشندہ کی دعوت میں جاؤں اور عمران تک کوئی تحفہ بھی پہنچا دیا جائے گا جو میں اپنی طرف سے نواب زادی کو پیش کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ اس سے دوستی ہو سکے۔ لیکن عمران، ہم تو یہاں تفریح کے لیے آئے تھے، جولیا نے بڑے دکھی لہجے میں کہا۔ ہر شخص کی تفریح کے اپنے اپنے انداز ہیں جولیا، ہو سکتا ہے تمہارے چیف کے نزدیک یہی تفریح کا انداز ہو، ویسے تم تو چلو ڈپٹی چیف ہو، تم سوچو کہ میری تفریح کا کیا ہوگا۔ مجھے خواہ خواہ تمہارے ساتھ پابند کر دیا گیا ہے، مجھے بھی تمہارے چیف کا فون آیا تھا، میں نے تو یکسر انکار کر دیا، مگر تمہارے چیف نے دھمکی دی کہ پھر جولیا علیحدہ کام کر لے گی، تم مجبوراً مجھے حامی بننی پڑی۔ ظاہر ہے اب میں کیا کہوں۔ عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور اس طرح شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا جیسے وہ ناک تو خد مشرقی لڑکی ہو۔ اوہ واقعی عمران، نواب زادی سے ملنا اور اس سے دوستی بھی تو تفریح ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں چلوں گی دعوت میں، ویسے بھی وہ بوڑھی عورت ہے، لیکن وہ تحفے کہاں ہیں؟ جولیا نے عمران کی توقع کے عین مطابق خوش دلی سے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے اٹھ کر کمرے میں موجود الماری سے 2 گفٹ پیک نکال کر جولیا کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں کیا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ بقول لے آنے والے کے ایک میں انگوٹھی ہے جسے تم نے اس نواب زادی کو پیش کرنا ہے، اور دوسرے میں قلم سیٹ ہے جو میں نے اس بڑھیا کو دینا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر لفظ بڑھیا کہا تھا تاکہ جولیا کے ذہن میں موجود شک بھی ختم ہو جائے، حالانکہ وہ نواب زادی کا فوٹو دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے کس وقت چلنا ہے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد کار آئے گی، عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے میں تیار ہو جاؤں گی، اس دوران جولیا نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، اور عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ جولیا کو رضامند کرنا ہی سب سے مشکل مرحلہ تھا جو بہرحال طے ہو گیا تھا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ دونوں نئے ماڈل کی قیمتی رولز رائس کار میں بیٹھے نیلم نگر کی پہاڑی راستوں پر آگے بڑھے جا رہے تھے۔ کار نواب زادی رخشندہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، ڈرائیور مقامی تھا اور اس نے باقاعدہ نہ صرف خوبصورت یونیفارم پہن رکھی تھی بلکہ اس کے ہاتھوں میں دستانے بھی تھی، اور وہ بے حد مؤدب اور با اخلاق بھی نظر آ رہا تھا۔ جولیا اور عمران دونوں کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہارا کیا نام ہے مسٹر ڈرائیور؟ عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مشتاق احمد جناب، ڈرائیور نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہاں تو شاعر بھی ہو، لیکن تمہاری شاعری میں تو گل و بلبل کی بجائے ایکسیلیٹر، کلچ، بریک جیسی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں شاعر نہیں ہوں، صرف ڈرائیور ہوں، ڈرائیور نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شاعر نہیں ہو تو پھر تخلص کیا صرف روب کے لیے لگا رکھا ہے نام کے ساتھ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تخلص؟ کیسا تخلص؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ڈرائیور کے لہجے میں اس بار شدید حیرت تھی۔ ابھی تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ مشتاق احمد جناب، اور ظاہر ہے نام تو ہوا مشتاق احمد اور جناب تخلص ہوگا، ویسے خاصا ماڈرن تخلص ہے، عمران نے کہا، اور اس بار ڈرائیور نہ چاہنے کے باوجود ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تخلص نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کے لیے کہا تھا، ڈرائیور نے اپنی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے یہ تخلص میں رکھ لوں اور شاعر ہی شروع کر دوں؟ نہ مسٹر ڈرائیور، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ ویسے بھی سنا ہے کہ جب تک شاعر کے سامنے کوئی حسن کا شاہکار موجود نہ ہو شاعری ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ کیا فضول باتیں شروع کرتی ہیں تم نے؟ خاموش بیٹھو، جولیا نے اسے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تو امال ہے، مسٹر ڈرائیور کا خیال ہے کہ حسن کی شاہکار کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے شاعری شروع کر دینی چاہیے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ فضول باتیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بکواس۔ اس بار جولیا کا غصہ واقعی مصنوعی تھا۔ مجبوری ہے مسٹر ڈرائیور، جب حسن ہی نہ چاہے تو شاعری کیسے کی جا سکتی ہے؟ ویسے ایک بات تو بتاؤ، سنا ہے نواب زادی صاحبہ بھی ملکہ حسن ہے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے درست سنا ہے جناب، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا جو اطمینان سے نشست سے پشت لگائے بیٹھی ہوئی تھی ڈرائیور کا جواب سن کر یک لک چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا نواب زادی صاحبہ نوجوان ہے؟ جولیا نے انتہائی سخت نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ آپ ابھی تھوڑی دیر بعد ان سے مل لیں گی، میں تو ایک معمولی سا ملازم ہوں میڈم، ڈرائیور نے ٹالنے کے سے انداز میں جواب دیا، اور جولیا کے بے اختیار ہونٹ بھینچ گئے اور اب انتہائی زہریلی نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔
जो नशे से सट टिकाए आंखें बंद किए इस तरह बैठा हुआ था जैसे उससे दुनिया की किसी बात से कोई मतलब ही ना हो। कार थोड़ी देर बाद पहाड़ी ढलवान पर बने हुए एक अद-आवर मगर इंतहाई शानदार महल के कंपाउंड गेट में रुकी। हर तरफ बावर्ती मुसल्ला मुहाफिज इस तरह मौजूद थे कि ये किसी मुल्क के सरबराह की रहाइश गाह हो। महल की खूबसूरत पोर्च में पहुंचकर कार रुकी तो बरामदे में मौजूद दो खूबसूरत मकामी लड़कियों ने जल्दी से आगे बढ़कर इमरान और जूलिया को बड़े बाइखलाक अंदाज में इस्तकबाल किया और उन्हें लेकर एक वसी और रीस ड्राइंग रूम में पहुंच गई। तशरीफ़ रखें, नवाबजादी साहिबा अभी तशरीफ़ लाने वाली हैं, इन लड़कियों ने कहा और इमरान और जूलिया के बैठने के बाद वो एक तरफ मोतबाना अंदाज में खड़ी हो गई। जूलिया हैरत से इस इंतहाई मोतबाना अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम को देखने में मसरूफ़ हो गई, जबकि इमरान कुर्सी पर बैठकर इस तरह ऊँगने लगा जैसे कई रातों से जागता रहा हो। एक तरफ खड़ी हुई दोनों लड़कियाँ इमरान की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। चंद लम्हों बाद एक साइड पर मौजूद दरवाजे का पर्दा हटा और नवाबजादी रक्षंदा अंदर दाखिल हुई। इसके जिस्म पर मगरबी लिबास था और चेहरा भारी मेकअप के पोंछ तले दबा हुआ था। उसने हर लिहाज से अपने चेहरे को जवान बनाने की पूरी कोशिश की हुई थी। अलबत्ता उसका जिस्म स्मार्ट लड़की जैसा ही था। छुरेरा और मुतनासिब दोनों लड़कियां तेजी से आगे बढ़ी और नवाबजादी रक्षंदा के सामने रकू के बल झुक गईं। नवाबजादी रक्षंदा ने बड़े पुरतकल्फाना अंदाज में सर हिला दिया और फिर मेज की तरफ बढ़ाई। जूलिया इखलाकन उठ खड़ी हुई थी जबकि इमरान उसी तरह बैठा ऊँग रहा था। हम अपने मेहमानों को अपने महल में खुशामदीद कहते हैं, नवाबजादी रक्षंदा ने करीब आते हुए मुस्कुराकर जूलिया से कहा। अलबत्ता वो कुन आंखों से इमरान को ही देख रही थी। अरे आ गई वो नवाबजादी इतनी जल्दी, मुझे थोड़ा सा ऊँगने का भी मौका नहीं मिला। इमरान ने चौंक कर इतनी ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा कि उसकी आवाज़ नवाबजादी के कानों तक आसानी से पहुंच गई और उसके साथ ही इमरान इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में उठा के कुर्सी उसके जिस्म से टकराकर एक धमाके से नीचे जा गिरी। ला हौला वाला कुव्वत, ये तो मुझे कागजी कुर्सी लगती है, जैसे फिल्मों में सेट लगाए जाते हैं और वहाँ गत्ते की मेज़ें रख देते हैं ताकि लड़ते हुए जल्दी टूट भी सकें और चोट भी ना आए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके साथ ही वो नवाबजादी की तरफ मुड़ा। नवाबजादी के चेहरे पर अब ना सिर्फ गुस्से के तासुरात थे बल्कि उसकी आंखों में शोले से निकलने लगे थे। अरे कमाल है, नवाबजादियाँ इस कदर खूबसूरत होती हैं, मैं तो समझा था कि हथनी की तरह मोटी और बेडोल डाल होंगी। इमरान ने आंखें फाड़कर नवाबजादी रक्षंदा को देखते हुए इस कदर बेसाख्ता लहजे में कहा कि नवाबजादी का गुस्से से तना हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। इमरान की तारीफ इस कदर भरपूर और बेसाख्ता थी कि नवाबजादी रक्षंदा सारा गुस्सा एक लम्हे फरामोश कर देने पर मजबूर हो गई थी। मुझे जूलिया कहते हैं, इस बार जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और अब तक इमरान की बातों पर मुस्कुरा रही थी, इसलिए उसने अपना तारुफ ना कराया था। लेकिन अब इमरान की इस फिक्रे और नवाबजादी के इसकी तरफ मुतवज्जा होने पर इसने फौरन उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए तारुफ करवाया और मुझे हकीर फ़कीर पुरतफसील बंदाए नादान कुश्ताए हुसन नवाब ज़दकान को अली इमरान कहते हैं। इमरान ने सीने पर हाथ रखकर और सर को झुकाते हुए इस तरह तारुफ कराया जैसे वाकई कदीम ज़माने में नवाबों के सामने तस्लीमात पेश की जाती थी। हमेशा मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, नवाबजादी रक्षंदा ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और अपना हाथ इमरान की तरफ बढ़ाया। उसकी हथेली की पुश्त ऊपर को उठी हुई थी ताकि आदाब मुकम्मल करने के लिए इमरान उसे आंखों से लगाकर चूम सके, मगर खाली खुशी। ओह, वाकई आजकल के नवाब भी मेरी तरह मुफलिस हो गए हैं। बहरहाल मैं देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और जल्दी से अपने कोट की जेबें टटोलनी शुरू कर दी। मैंने अपना हाथ आपकी तरफ इसलिए बढ़ाया है ताकि आप मेरी पूरी इज्जत अफजाई कर सकें। नवाबजादी का चेहरा दोबारा गुस्से से सुर्ख पड़ने लगा। ला हौला वाला कुव्वत, मैं समझा कि आपने अपना खाली हाथ इसलिए बढ़ाया ताकि मैं आपको कुछ दे सकूं। वैसे माफ़ कीजिएगा, इमाम बी ने ना महरम के हाथों को छूना तो एक तरफ उन्हें देखने से भी मना कर रखा है। उनका कहना है कि उससे गुनाह होता है। अल्लाह मियां दोज़ख में डाल देते हैं और दोज़ख के फरिश्ते आग के कोड़े मारते हैं। वैसे आपका ये नाजुक और खूबसूरत नफीस हाथ मुझे बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन वो दोज़ख के फरिश्ते, इनका क्या करूँ? इमरान ने कहा तो नवाबजादी ने बेइख्तियार अपना हाथ वापस खींच लिया। कमरे में मौजूद दोनों लड़कियां नवाबजादी के हुक्म में आने वाले दो मुसल्ला अफराद हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे, जबकि जूलिया के चेहरे पर एक फाखराना मुस्कुराहट तारी थी। तशरीफ रखें, नवाबजादी ने झटकेदार लहजे में कहा और खुद एक तरफ रखी हुई अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गई। इसके होंठ उस बुरी तरह भिजे हुए थे जैसे अपना खून खुद ही पीना चाहती हो और आंखों से शायद शदीद नागवारी, बेजारी और झुंझुलाहट के तासुरात नुमायां थे। नवाबजादी के बैठते ही जूलिया और इमरान दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए और उसके साथ ही एक बावर्ती मुलाजिम ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने चाय का सामान मेज पर सजाना शुरू कर दिया। फिर उसने इंतहाई नफीस प्यालियों में चाय बनाई और एक एक कप इन तीनों के सामने रखकर वो मौदमाना अंदाज में वापस मुड़ गया। आप सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सर रहमान के इकलौते साहबजादे हैं। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया हुआ है और आप कई
केसों में इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज की मदद करते रहते हैं। इतना तो हमें आपके मुतालिक मालूम है। मजीद आप कुछ बताना पसंद करेंगे? नवाबजादी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। जी हाँ, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो सुपरिटेंडेंट फयाज की मलकियत है और मुझे हर वक्त उसकी खाली करा लेने की धमकियाँ देता रहता है। मेरा बावर्ची आगा सलीमान पाशा मूंग की दाल पकाने का स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसकी ये कमजोरी है कि वो हर वक्त अपनी साबका 6 सालों की तनख्वाह भी मुझसे मांगता रहता है। और ये कीमती सूट जो आपको मेरे जिस्म पर नजर आ रहा है वो मेरी बावर्ची आगा सलीमान पाशा का है। बड़ी मुश्किल से नजरें बचाकर मैं उससे पहन कर आया हूँ। अगर उसे पता चल जाता तो बीच चौराहे पे सूट उतरवाने से भी बास ना आता। ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बावजूद वो मुझे जाहिल ही कहता है, क्योंकि उसके नुक्ताए नज़र से डिग्री के कागज़ से ज़्यादा कीमती नोट का कागज़ होता है। मेरे ख्याल में फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आइंदा मुलाकात में मज़ीद तफसीलात अर्ज़ कर दूंगा। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में बात करते हुए कहा। मगर सर रहमान तो बहुत बड़े जागीरदार हैं और मेरे मरहूम वाले तो उनकी दौलत और शराफत की बड़ी तारीफें करते रहते हैं। यही वजह है कि जब मुझे मालूम हुआ कि आप मेरे होटल में ठहरे हैं तो मैंने आपकी दावत करनी मुनासिब समझी। नवाबजादी ने होंठ चबाते हुए कहा। इसने जूलिया को इस तरह नज़रअंदाज कर दिया था जैसे उसका वजूद अदम वजूद बराबर हो, और अपने आप को इस तरह नज़रअंदाज होते देखकर जूलिया का चेहरा गुस्से से तना जा रहा था। आपके वालिद मरहूम जो कुछ भी फरमाते थे सच फरमाते थे, लेकिन किबला डैडी मुझे ना खलफ समझते हैं। हालांकि मैंने कई बार खलफ और ना खलफ का फ़र्क समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो पुराने ज़माने के उस्तादों से पढ़े हुए हैं, इसलिए किसी तरह समझने पर आमादा ही नहीं होते। मजबूरी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। किस इदारे में? नवाबजादी ने चौंक कर पूछा। ये इदारा खिदमत खलक के तहत एक यतीम खाने की असिस्टेंट चीफ है। जूलिया के बोलने से पहले ही इमरान बोल पड़ा। यू शट अप नॉनसेंस। तुम्हारे साथ दोस्ती का ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह बकवास करने लग जाओ। मैं इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट के एक बैनुल-अक़वामी इदारे की परचेज डायरेक्टर हूँ। जूलिया ने पहले इमरान को बुरी तरह झाड़ते हुए कहा और फिर नवाबजादी से मुखातिब हो गई। नवाबजादी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। ओह, अब मैं समझी होटल 5 स्टार का खर्चा आप बर्दाश्त कर रही हैं। वैसे मिस जूलिया, आखिर इमरान में आपको ऐसी क्या बात नजर आ गई कि आपने इससे दोस्ती कर ली? इस बार नवाबजादी ने सारे तकल्लुफात बलाए ताक रखते हुए सीधे और साफ लहजे में बात की। ये भी नवाबजादी बनने के चक्कर में हैं। कहती हैं यहाँ की नवाबजादियाँ बड़े ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती हैं। इमरान ने भी इस बार ज़रा साफ बात कर दी। और मैं अब समझी तो मिस जूलिया तुमसे शादी करके सर रहमान की जागीर हासिल करना चाहती हैं। बहुत खूब, अच्छी प्लानिंग है। नवाबजादी अब बाकायदा बद इखलाकी पर उतर आई थी। मैं नवाबजादियों पर लानत भेजती हूँ, और ख़ासतौर पर तुम जैसी बद इखलाक नवाबजादी को देखकर तो मुझे इस लफ्ज़ से ही नफरत हो गई है। जूलिया यकलख्त फट पड़ी। यू शट अप। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे मुतालिक ऐसे अल्फाज कहो? नवाबजादी रक्षंदा ने यकलख्त गुस्से से चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसका चेहरा गैसो गज़ब से बुरी तरह बिगड़ रहा था। अरे अरे, ये क्या? सियाने सच ही कहते हैं कि एक नयाम में 2 तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती, चाहे एक तलवार पुरानी हो और एक नई। इमरान ने उठकर बीच बचाव कराने किसी अंदाज में कहा। Like, comment, share, press the bell icon.